तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और हमने कंक्लूड किया था इस पॉइंट को कि क्या होता है बेटा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। और सेम चीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के साथ भी लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लेकिन फॉर्मेशन के लिए क्या लिखते थे हम लोग, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग एक नई एनर्जी को काउंटर करने वाले हैं, फिफ्थ सिक्स जो भी है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ऑलराइट बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है भाई, तो चलिए बात करते हैं इस पर। तो लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखिए, इट इज अ डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज द डिफरेंस ऑफ energy of actual molecule, energy of actual molecule with theoretical molecule, with what, with theoretical molecule। यानी कि क्या होता है, ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल, या फिर बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी को, एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। यस सर। एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल कहने का मतलब ये हो गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस, और थ्योरेटिकल कौन सा होता है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएस। आरएस आप समझ रहे हैं क्या, हाँ आरएस आप समझ रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोनों का मतलब एक ही है, एक्चुअल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको पता है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, वो कौन सा होता है बेटा, ऑल्टरनेट, ये वाला। और इसका हाइब्रिड क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो आप कहते हैं कि ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑलराइट। अगर आप बात करें एनर्जी की, तो आपको शायद ये बात पता होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, बताना जरा। ये पोटेंशियल एनर्जी मान लें इसको, ये पोटेंशियल डायग्राम मान लें। ये बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हाइब्रिड। और हाइब्रिड एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, तो हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, ये हाइब्रिड होता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या होती है बेटा, यूजुअली ज्यादा होती है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, कौन सा एनर्जी, ये वाली एनर्जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस व्हाट बेटा, हाइब्रिड। ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, यही डिफरेंस हम लोग क्या कहते हैं, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूल और एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो एनर्जी का गैप होता है, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड व्हाट बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। यानी जब मॉलिक्यूल ऐसा बन जाता है, फिर वो एरोमेटिक होने की वजह से, रेजोनेंस करने की वजह से वो और स्टेबल होता है और यहां आता है, और इसको बोलते हैं, इस वाले गैप को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी अगर जो आप किसी के रेजोनेंस को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं कि वो रेजोनेंस ना करे, तो इसको इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तब वो यहां पे पहुंचेगा, हाँ या ना। क्योंकि एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो ये थोड़ी सा करता है, कौन सा करता है, ये वाला करता है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल गिवन होगा तो कौन सा गिवन होगा, ये वाला गिवन होगा।
अगर आप उसको यहाँ ले आना चाह रहे हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। उतनी एनर्जी देंगे तो फिर वो यहाँ आएगा और उसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट करेगा। ऑलराइट, because you have to break the resonance, you have to stop the resonance, and for that you need to provide what, a certain amount of energy. That energy is called what beta, resonance energy. हेलो, कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ पल्ले पड़ा आपके? यस सर। ओके, सो इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ऐसे एक मॉलिक्यूल है और आपके पास CO2। क्या CO2 में रेजोनेंस होता है बेटा? Yes, sir. यस। आपको लगता है सर ये तो डबल डबल है, कहाँ होगा? होता है। कैसे? ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, आपको पता हो तो याद है? Yes, sir. Yes, sir. यस ये सर। बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड के पैरेलल नहीं होगा, तो इससे इसका रेजोनेंस नहीं होगा। ये डबल और इसको सिंगल की तरह कंसीडर करेंगे, डबल सिंगल और इसका क्या, लोन पेयर, Lone pair. डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर इसका डबल इसका सिंगल इसका लोन पेयर। रेजोनेंस हो रहा होता है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है। ऑलराइट, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा अपन लोग मिलजुल के करते हैं, इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट लिखना, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्यों? क्यों बताओ? एक्चुअल की एनर्जी कम है। यस, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल की एनर्जी कम है तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा एनर्जी निकलेगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ये सवाल पूछा गया और डेटा गिवन था, गिवन दैट पहला इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है आपको कार्बन ग्रेफाइट का, ये दे रखा है W। दूसरा दे रखा है आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये दे रखा है X। तीसरा दे रखा है आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये दे रखा है Y। और चौथा आपको दे रखा है बेटा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2, ये दे रखा है Z। चलिए, ये सारी बातें हैं और आपसे पूछा है क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो इन सभी को आइडिया लगाते हुए आपको क्या करना होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या लिखनी होगी, रिएक्शन। चलिए पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं तो हूं ही आपके साथ। हाँ भाई, कैसे दिमाग चल रहा है आपका यहाँ पे बताइए। तो ये C डबल बॉन्ड O है यानी CO2 वाले बॉन्ड से आया होगा, ये डबल बॉन्ड O यानी O2 से आया होगा। ऑलराइट, ये कार्बन ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं और CO2 का फॉर्मेशन का पूछा है, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स यू व्हाट बेटा, CO2 गैस। यही बना होगा ना, बोल दो यार। और इस रिएक्शन की रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगी वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। यस, क्यों? क्योंकि वो अपने रेफरेंस एलिमेंटल फॉर्म से बना है, कुछ तो बोलो। अब इसका इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है क्योंकि इसको आप गैस फॉर्म में ले आएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। और ये कहाँ आ जाएगा बताओ, कार्बन गैस में आ जाएगा, बोलो हाँ ना। इसके सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O,
ये आ जाएगा 2 टाइम्स ओ गैस में, बोलो हाँ या ना। और यहां पे इन दोनों को अगर जो आप जोड़े ऐसा CO2 बनाए, CO2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इनके बॉन्ड को तोड़े इसको और इसको, तो ये भी यहीं आ जाएगा गैस गैस में। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी Y, दो बॉन्ड को 2Y देनी पड़ेगी। लेकिन यहां से आ जाए तो -2Y एनर्जी निकलेगी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इधर से इधर। Yes, अब ये sir. नॉर्मल अभी मॉलिक्यूल बना है, अब ये आपस में रेजोनेंस करेगा तो कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा? माइनस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, हाँ या ना। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या करेगा बोलो? रिलीज करेगा। माइनस ऑफ नहीं लिख सकते आप इसको हालांकि, क्यों? रेजोनेंस एनर्जी खुद ही माइनस होती है, बोलो यार। तो Yes, रेजोनेंस sir. एनर्जी यहां से निकलेगी, यहां से जाएगा तो रेजोनेंस एनर्जी निकलेगी, और यहां से आएगा तो रेजोनेंस एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो यहां से आप लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? CO2 गैस। और उसके वो किसकी बराबर लिख सकते हैं आप? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O के -2 टाइम्स Y के, या फिर बोल सकते हैं -2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस रेजोनेंस एनर्जी। हेलो। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहां से आपका निकल गया, CO2 गैस, सब्लिमेशन दे रखा है आपको कितना? W, ये दे रखा है X -2Y प्लस Z, ये होगी वैल्यू। किसी का आया था क्या? Yes, sir. ग्रेट। कितने लोग आ गया था? किसी से आ गया था आंसर? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। यानी आप पैटर्न पकड़ लिया है क्या? चीजें Yes, दिमाग में sir. सेट हो गई? ग्रेट। चलिए इसको नोट कर ले अच्छे से, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, दिमाग थोड़ा और ओपन होगा। तो लिखिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ, गिवन है आपको, देखिए इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन यानी कि ये वाला हाइड्रोजनेशन मतलब H2 डाल रहे हैं आप इसमें, तो क्या बन गया होगा? साइक्लोहेक्सेन बन गया होगा। इसका इंथैल्पी दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, लिख लीजिए -100 किलोजूल पर मोल। इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है -100 किलोजूल पर मोल। ऑलराइट, आगे बोल रहा है क्या? कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। आपसे बेंजीन की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है, बेंजीन यानी कि ऐसा, इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा था, ये भी साइक्लोहेक्सेन में जाएगा लेकिन 3H2 लगेंगे इसको। इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिवन है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज -70 किलोजूल पर मोल, इज -70 किलोजूल पर मोल, ये आपको गिवन है। चलिए ये 30 सेकेंड एक बार अपना ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आ जाए तो बताना।
यस सर। कितना आया? माइनस का 230। ओके, हाँ भाई बाकी लोग? Yes, sir. Minus 230. वेरी गुड, क्या बात है। और कोई? Yes, sir. Same answer. वेल डन, वेल डन। -230 इज द राइट आंसर। दिस इज बेंजीन, ऑलराइट। ये बेंजीन है। आपसे इसकी एनर्जी पूछिए, इस रिएक्शन की एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है ये रेजोनेंस अभी कर रहा है, तो यू हैव टू ब्रेक दैट रेजोनेंस फर्स्ट, हाँ या ना। और आपको रेजोनेंस को अगर ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले बताओ? पहले इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। रेजोनेंस एनर्जी के बराबर कितनी रेजोनेंस एनर्जी? -70। तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी होगी? 70 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोगे तो ये रेजोनेंस खत्म होगा, और रेजोनेंस खत्म होगा तो ये कैसे आएगा, बनेगा? ये फिर ऐसा वाला बनेगा, हाँ या ना। एक बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कराने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 100। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसमें 3s2 डालोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 300 किलो जूल पर मोल, 3 बॉन्ड के लिए। ऑलराइट, तो आपसे बस क्वेश्चन में आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक स्टेप में, ये 2 स्टेप। क्या हो जाएगा? 70 प्लस माइनस ऑफ 300, तो वैल्यू कितनी आ गई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन? ये आ गया माइनस ऑफ 230। तो ये है रेजोनेंस एनर्जी का रोल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हेलो, Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा एक और ट्विस्ट करके क्वेश्चन दें आपको, और बढ़िया। हाँ, बाकी लोग नोट करें। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके। लिखिए, कैलकुलेट enthalpy of combustion of benzene from following data. Enthalpy of combustion of benzene from following data, ये पूछा है आपको। और क्या डेटा गिवन है आपको? दे रखा है पहला डेटा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, ये दे रखा है आपको -150 किलो जूल पर मोल। दूसरा डेटा दे रखा है आपको, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, enthalpy of hydrogenation of cyclohexene लिक्विड, ये दे रखा आपको। और ये है -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तीसरा डेटा गिवन है आपको, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12। व्हाट इज C6H12? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन। हेक्सीन और हेक्सेन, हेक्सेन। Hexene. साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक है यार। Du1 होगा इसका बस, -180 किलो जूल पर मोल। फोर्थ डेटा गिवन है बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, ये है -285 किलो जूल पर मोल। और फिफ्थ डेटा आपको गिवन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, और ये गिवन है आपको -390 किलो जूल पर मोल। चलिए शुरू हो जाइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, 1 से 1.5 मिनट का समय ले लीजिए, 2 मिनट मान लीजिए। चलिए, टेक योर टाइम, सारी बातें लिखिए, क्या पूछा है उसके हिसाब से इक्वेशन लिखना होगा। फिर आपको ध्यान लगाना होगा हर एक चीज पे कि क्या सफिशिएंट डेटा है या कुछ और करना पड़ेगा इसमें।
अगर हो जाए तो बताइएगा। ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आसान। फॉर्मेशन दे रखा है H2O का, CO2 का और साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। और कंबशन पूछा है, यानी कंबशन करा के CO2 H2O मिल सकता है। तो डिजायर्ड इक्वेशन क्या होगी अपनी बेंजीन के लिए? C6H6 लिक्विड, इसका कंबशन कराना होगा। और कंबशन करा के मिलेगा क्या? 6 टाइम्स CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2O लिक्विड, और यहाँ 12 और 3 15, 15/2 यहाँ आ जाएगा ये। अब इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 लिक्विड। और फॉर्मेशन दे रखा है सबका, तो फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना होगा इस रिएक्शन को। फॉर्मेशन के फॉर्म में जब लिखोगे तुम तो क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है 6 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा? CO2 गैस प्लस 3 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस, ये तो इसका जीरो, ये माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड H2O बेंजीन। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है इसका, इसका दे रखा है, तो ये दोनों डेटा यहां रख देंगे। बट ये नहीं दे रखा भाई, और ये नहीं दे रखा है, मतलब आई मीन बेंजीन का नहीं दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन का दे रखा है। और हाइड्रोजनेशन की एनर्जी दे रखी है, रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कहीं और से निकालनी पड़ेगी अपन को। क्यों भाई? यही है, ये वाली वैल्यू हमें कहीं और से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कहां से फाइंड आउट करें? तो मेरे भाई उसने ये दे रखा है, इसका हाइड्रोजनेशन की एनर्जी दे रखी है साइक्लोहेक्सेन की, ये दे रखा -100 किलोजूल पर मोल। अभी अभी मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व किया, फिर बेंजीन की बात चल रही है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन दे रखा है। तो बेंजीन के लिए अगर जो मैं सेम काम कर रहा हूं 3 टाइम्स H2, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हैं? इसके लिए, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? इसके लिए आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन की एनर्जी दे रखी है और हमें इसके फॉर्मेशन की एनर्जी चाहिए। आप चाहे तो पहले इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लें। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? पहले इसको नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। नॉर्मल बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी? 150, और यहां से निकलेगा -300 3s2 जब देंगे तो ओवरऑल में कितनी एनर्जी हुई है बताओ? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है? -150। -1. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें फॉर्मेशन इसका चाहिए, इसका फॉर्मेशन गिवन है। क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12 लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6, और इसका -150 अभी अभी आ गया। इसका दे रखा है -180 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड, तो यहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया -30। हाँ है ना बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड, ये कितना आ गया? -30 किलो जूल पर मोल। किसी का आया था क्या?
नहीं भी होना क्वेश्चन तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, पहले यहाँ करना पड़ा, फिर उसके बाद यहाँ यूज करेंगे उसको। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये दे रखा 6 इंटू कितना बेटा CO2 का -390 प्लस 3 इंटू H2O -285 -285 और यहाँ माइनस ऑफ 30। आई थिंक इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, बताइए जरा कितनी आई। हम्म 54 माइनस में, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, और ये माइनस प्लस 30, तो ये वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 25, यहाँ आ गया 5, ये 6, ये आ गया इतना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये -3165 किलो जूल पर मोल। चेक करिए जरा तो, किसी का आंसर आया? एनीवन? और नहीं समझ में डाउट है तो वो पूछ लो, क्या इसमें डाउट है आपको? बोलो यार। आप समझ रहे हैं क्या किया अपन ने कंबशन कराया, कंबशन का फॉर्मेशन का डेटा दे रखा, फॉर्मेशन में लिखा, तो पता चला इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता है। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और हाइड्रोजनेशन दे रखा है, तो हमने ये रिएक्शन निकाली, फिर उससे बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करा लिया। बेंजीन के हाइड्रोजनेशन में देखा कि हमने साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन कोरिलेट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या निकाल लिया, बेंजीन निकाल लिया। और यहाँ जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आया, ये डेटा हमने उठा के यहाँ रख दिया एंड वी गेट द आंसर। तो क्या कुछ नया पढ़ लिया? नहीं, क्वेश्चन को बस थोड़ा लेंथी कर दिया, स्टेप्स बढ़ा दिया, तरीके सारे वही हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं या फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंथैल्पी है बेटा आपकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑलमोस्ट लास्ट इंथैल्पी, बहुत कायदे की है ये। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत कायदे की है, इसमें खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 क्वेश्चन की, अपने आप थॉट क्लियर हो जाएगा। बहुत मजेदार टॉपिक भी है। देखिए इसमें न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होंगे, यानी सॉल्ट बनाएंगे। जब न्यूट्रलाइज होते हैं उस समय पे एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आपने इंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ी कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपने पढ़ा कि 1 मोल ही बनना चाहिए फ्रॉम रेफरेंस एलिमेंटल स्टेट। इंथैल्पी ऑफ कंबशन में कहा कि 1 मोल को ही कंबशन कराना है और जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ इसके भी क्राइटेरिया, इसके क्या क्राइटेरिया है वो लिखिए पहले, छोटे लिखिए डेफिनेशन इसकी। It is the enthalpy change when 1 mole of H plus ion. It is the enthalpy change when 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion, 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion reacts with नहीं, आपस में रिएक्ट करेंगे। When 1 mole of H plus ion reacts with 1 mole of OH minus ion, या फिर लिख सकते हैं 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion reacts in dilute solution to form water molecule. Dilute solution है H plus aqueous and OH minus aqueous,
ये आपस में रिएक्ट करें और क्या बना दे, H2O बना दे। उस समय पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंड इस समय पे जो एनर्जी रिलीज होती है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वही होती है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और वो होती है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। जब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो ऐसा होता है। When 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion react in dilute aqueous solution and form water molecule, then enthalpy of reaction or enthalpy of neutralization will be equals to -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल में पूछ लेता तो क्या करते बताओ, किलो जूल में पूछता तो क्या करते आप, 4.189 से मल्टीप्लाई करते थे, या 4.2 लगभग से, हाँ है ना। 4.2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 55.7 आ जाएगा क्या, एक सेकेंड चेक करते हैं। (13.7 इंटू 4.2), यस 57.5 आ रहा है, 57.5 आ रहा है। खैर ठीक है, इसको इस डेटा को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये तब आएगा जब 1 मोल ऑफ H प्लस आयन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ व्हाट, OH माइनस आयन। ये कितना होना चाहिए, 1 मोल, और ये भी कितना होना चाहिए, 1 मोल। अगर जो अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, अमाउंट चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, हीट जो रिलीज होगी वो भी ज्यादा रिलीज होगी, हाँ है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हीट। कुछ तो बोलो। इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा और हम लोग कायदे से एक्स्ट्रापोलेट करें या अलग तरीके से देखें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, तो लिखो इसमें इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस न्यूट्रलाइज्ड, पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस न्यूट्रलाइज्ड, पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस न्यूट्रलाइज्ड। पर ग्राम इक्विवेलेंट कितने एसिड बेस न्यूट्रलाइज होंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये बताओ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल्स के फॉर्म में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n into n factor. यस n फैक्टर, अबे याद है ना, Yes sir. यस कुछ नहीं, अगर जो मोल्स गिवन है n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल है। तो कई बार क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट में पूछ लेगा, कई बार क्वेश्चन मोल्स में पूछेगा। तो जब 1 मोल रिएक्ट करेगा H प्लस OH माइनस आयन से, एक मोल, तो 13.6 बोलेंगे, या फिर ये बोल लीजिए कि पर ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे इसका 1 मोल है और H प्लस का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर भी तो 1 ही हुआ, 1 मोल 1 एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हुआ, 1 हुआ। बोलो चलो, अच्छा एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट the enthalpy change when 1 gram equivalent of, calculate the enthalpy change when 1 gram equivalent of H2SO4, when 1 gram equivalent of H2SO4 is completely neutralized by strong base, is completely neutralized by strong base। बताओ क्या होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ बेटा बताओ, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 1, 1 gram equivalent of H2SO4 is neutralized by what,
स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेस सफिशिएंट अमाउंट में है, इतना है कि सारे के सारे H प्लस कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये कब होगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? जब इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना है इसका? 2। 2 तो मोल्स कितने होंगे इसके? हाफ half इसका मोल हाफ होगा, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? 1 तो 1 मोल ही तो हाइड्रोजन हुआ। yes sir 1 मोल हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज होगा 1 मोल OH माइनस आयन से। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। या तो मोल्स के रिस्पेक्ट में सोच लो या फिर इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में ऐसे ही सोच लो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। अभी मैंने डेफिनेशन बताई आपको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस जो न्यूट्रलाइज होते हैं पूरी तरह से, उस समय पे जो हीट रिलीज होती है वो 13.7 होती है। आया ना? yes sir यस सर या 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, डायरेक्ट उससे आंसर कमेंट कर दो, या इससे आप मोल में कन्वर्ट करो इसको। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स होंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर करके, तो एन फैक्टर है 2, तो मोल्स हो जाएंगे हाफ। ये तो इसके मोल्स होंगे, तो इसके 1 मोल में हाइड्रोजन 2 मोल है, हाफ मोल में कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो भी ऐसे चाहिए। तो ऐसे सोचो वैसे सोचो, आंसर सेम आएगा। देखिए, कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, कैलकुलेट द हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AlOH का होल थ्राइस is completely neutralized by strong acid. 1 gram equivalent of AlOH whole thrice is completely neutralized by strong acid. बताइए क्या आ जाएगा आंसर? स्ट्रॉन्ग एसिड से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज किया पूरी तरह से। OH माइनस है, इसमें बेस है ये। अगेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल ही दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दे ही रखा था। अगेन आंसर क्या हो जाएगा? -13.7 किलो कैलोरी। 13.7 ऑलराइट, चाहे तो आप मोल से निकाल लें, इसके मोल्स आ जाएंगे 1/3 क्योंकि एन फैक्टर 3 है। इसके 1 मोल में इसका 3 है, 1/3 मोल्स में कितने होंगे? 1/3 × 3 1 मोल, 1 मोल OH माइनस है। आया ना? यस सर एक और क्वेश्चन लिखो, एक और लिखिए। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ H2SO4 इज, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ H2SO4 is neutralized by 2 moles of NaOH. Completely neutralized by what beta? 2 moles of NaOH. दो तो आंसर। बहुत सड़ेला क्वेश्चन है भाई, जवाब चाहिए मुझे। -27.4 किलो कैलोरी पर माइनस, यस, ये 1 मोल ले लिया मैंने। क्या ये 1 मोल पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है इसके 2 मोल से? हाँ, इसके 1 H प्लस को इसका 1 OH चाहिए, यहाँ 2 H प्लस है तो 2 OH चाहिए, इसलिए 2 मोल ले लिया। सही है, पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा। अब इसके H प्लस के मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल्स ऑफ H प्लस कितने? ये 1 मोल है, H प्लस के मोल्स कितने होंगे? 2 मोल। यानी इस बार 2 मोल H प्लस को कराया जा रहा है ना? इस बार 2 मोल H प्लस को कराया जा रहा है। कुछ तो बोलो, या ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे इस बार? मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितने हैं? 1, एन फैक्टर कितना है? 2। मोल्स 1, एन फैक्टर 2, एसिड है ना, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -13.7 1 मोल के लिए होती है, तो 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? -27.4 किलो कैलोरी पर मोल। मत बोलना इस बार, 1 मोल के लिए नहीं है वो। आया ना? क्या भाई? यस सर आइए थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेंट्रेशन टर्म को इसके अंदर घुसेड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे, लिखिए। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन 400 ml of 400 ml of when
400 ml of 400 ml of 2 molar H2SO4 is mixed with 600 ml of 1 molar KOH. 1 molar KOH. क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी? हाँ बिल्कुल होगी, एसिड बेस है। चलो सॉल्व करो, जल्दी से कर दो सॉल्व। हाँ भाई, आया कुछ? यस सर। क्या है बच्चे बताओ? -8.22 किलो कैल। ओके, सो H2SO4 में H प्लस के मोल्स निकालने, H2SO4 के मोल्स निकालने, कितने होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.8 moles. यस, इसके हो जाएंगे 2 इंटू 400। 2 इंटू 400 कितने हो जाएंगे? 0.8 मोल्स। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.6. 0.6 मोल्स। तो H2SO4 की रिएक्शन आप कराइए, किसके हाथ? KOH के हाथ। अब इससे भी आसान पता है क्या कर लो, यहाँ से H प्लस के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ H प्लस, बहुत आसान काम हो जाएगा। फिर मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? 1.6. 1.6 मोल। और यहाँ मोल्स ऑफ OH माइनस निकाल लो, 0.6. ये 0.6। मेरे भाई क्या होगा? H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करेगा, मोल्स के हिसाब से आंसर आता है, वाटर बनाएगा। तो मेरे भाई ये है 1.6 मोल और ये है 0.6 मोल। किसके हिसाब से रिएक्शन होगी? इसके हिसाब से। ये कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ ना? यस सर। तो Yes, sir. 0.6 मोल टोटल रिएक्ट करेगा। एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -13.7। -13.7. कितनी होती है? 0.6 मोल में कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ना? 2.6. कितना आएगा बताओ? 8.22। 8.2. -8.2 8.2। आ गया भाई? Yes, sir. यस सर। क्या किया है? कुछ नहीं, बस मोल कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया है, हाँ ना? नथिंग न्यू, बस थोड़ा Yes, क्वेश्चन sir. को अच्छा बना दिया। और चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट और समझो जरा ध्यान से। जैसे मान लो कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया गया, लेकिन एक बार हमने एसिड जो लिया वो स्ट्रॉन्ग लिया, और जो बेस लिया, बेस मैंने वीक बेस ले लिया। वीक बेस क्या होता है? जो 100% आयोनाइज ना हो। वीक एसिड क्या होता है? जो 100% आयोनाइज ना हो, जिसका अल्फा 0 से 1 के बीच में होता है, हाँ है ना? Yes, तो sir. जब भी आप वीक लेते हैं ना, तो वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा। कोई भी एसिड या बेस अगर जो आपने वीक ले लिया, तो जो अगर दोनों भले ही 1 मोल है H प्लस और OH माइनस आयन के, लेकिन वीक से अगर जो आ रहे हैं, तो एनर्जी जो रिलीज होगी, क्या 13.7 रिलीज होगी, या उससे ज्यादा होगी, या उससे कम होगी? उससे कम। कम होगी. उससे कम होगी। 1 मोल H प्लस 1 मोल OH से रिएक्ट करेगा, एनर्जी -13.7 रिलीज होगी। बट लेट से अगर जो एसिड वीक से आया है, तो आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ी होगी उसको पूरी तरह से आयोनाइज कराने के लिए। और आपको जो एनर्जी लगानी पड़ी है, आप फिर जो नेट एनर्जी निकली है उसमें से अपनी एनर्जी माइनस करोगे, है ना? और फिर फाइनल एनर्जी को कमेंट करोगे। तो कुछ एनर्जी का पार्ट जो है ना, हम दे देते हैं, हमसे लेना पड़ता है रिएक्शन को, सो दैट वो पूरी तरह से अपने वीक वाले पार्ट को आयोनाइज कर सके, वीक वाले पार्ट को पूरी तरह से आयोनाइज कर सके। तो आयोनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ रही है आपको?
आयोनाइजेशन के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नेट एनर्जी जो निकलेगा, नेट में जब एनर्जी आप निकालोगे तो वो 13.7 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। कम। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर व्हाट, आयोनाइजेशन। ऑलराइट, तो लिखिए इसमें से नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, when either of acid or base is weak, either of acid or base is weak, when either of what beta, acid or base is what, weak, acid और base में से कोई भी अगर जो weak हो गया, then the liberated heat will be less, then the liberated heat will be less than the 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से कम हीट लिबरेट होगी, then the liberated heat will be less than, and the liberated heat will be less than the 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। देखो लिबरेटेड बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत थोड़ी ना है ना? यस सर। तो बता रहे हैं माइनस 13 सॉरी लिबरेटेड हीट विल बी लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। यहीं पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ इवॉल्व्ड हीट, because some part of evolved heat, जो हीट निकली है, because some part of what बेटा, evolved heat is used in ionization of, is used in ionization of weak acid or base, is used in ionization of weak acid or base, used in weak acid or base। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है which of the following case, in which of the following case magnitude of enthalpy evolved is minimum, is what बेटा, मिनिमम। इनमें से किसमें जो एनर्जी इवॉल्व होगी सबसे कम होगी? एंड द ऑप्शंस आर HCl plus NaOH, HCl plus NH4OH, HCN plus NaOH and HCN plus NH4OH। चलिए, you have 1 minute to answer this question. A very simple question. Sir, D. Yes, sir, D. क्या बात है, well done, very good। हाँ भाई, आराम से जवाब दें सभी लोग, जल्दीबाजी नहीं करेंगे बाकी लोग। चलिए, नाउ टेल मी, आगे सभी का यस सर। क्या आया? डी। ओके, कितने लोगों का डी आ गया? वेरी गुड। ओके, बाकी लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है, आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, हाँ काफी लोग का आंसर डी आ गया। देखिए, अब सर हमें कैसे पता किसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, किसमें ज्यादा एनर्जी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन तो है,
अभी मैंने आपसे बताया क्या, जो वीक एसिड अगर जो कहीं यूज हो गया है, वीक बेस यूज हो गया, तो वहां पे कम एनर्जी रिलीज होगी, जहां स्ट्रांग होगा वहां ज्यादा एनर्जी, वहां 13.7 हो जाएगी। तो जब HCl, आपको पहचानने आना चाहिए कौन स्ट्रांग एसिड है कौन वीक एसिड है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना आयनिक में। HCl और NaOH कैसे, ये स्ट्रांग एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ये स्ट्रांग एसिड है HCl, NH4OH कैसा बेस है बेटा, वीक बेस है। weak. एक स्ट्रांग दूसरा वीक, तो इससे तो कम एनर्जी यहाँ रिलीज होगी। ये आंसर ऐसे भी नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है इसके बाद। HCl एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रांग बेस है। अब यहाँ पे भी एक पार्ट वीक हो गया और एक स्ट्रांग है, यहाँ भी एक स्ट्रांग है एक वीक है। जब भी ऐसा आ जाए एक स्ट्रांग एक वीक, एक स्ट्रांग एक वीक, तो डेफिनेटली दोनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, फिर नहीं कह सकते कमेंट, क्योंकि हमें क्या पता कौन से वाले कम एनर्जी रिलीज होगी कौन से वाले ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसके लिए हमें Ka की वैल्यू पता होनी चाहिए, Kb की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना ज्यादा है कितना कितना कम है, वो गिवन नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ देखो HCl एक वीक एसिड है और ये एक वीक बेस है, यानी दोनों ही वीक है। दोनों वीक होंगे तो दोनों को एनालाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी, हाँ है ना। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ रिलीज हो पाएगी ओवरऑल में, डी में। क्यों, क्योंकि इसके आयोनाइजेशन में एनर्जी दे देनी पड़ी होगी। हेलो, सो आई होप आपको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद कुछ एनर्जीज और हैं जो मुझे नहीं लगता कि उनकी जरूरत है, आप पहले से जानते हैं उनको, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो आप समझ सकते हैं। जैसे एक होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, H+ गैस है उसको वाटर में डाल दिया तो उस समय पे H+ एक्वस बन गया, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना। बहुत मेजर नहीं हो, सब पढ़े हुए हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो जब एक मोल आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बनता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। हेलो, Yes, sir. इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, Condensation. ये सब पता ही आपको क्या होता है ना। नाउ Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी वी ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वी ऑलरेडी नो। Yes, sir. तो कुछ और जो एनर्जीज के फॉर्म्स हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आ जाएगा एक छोटा सा और आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट डालने के बाद क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन जब फाइनली बन गया तो उस समय पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके जो अपने सॉल्यूशन बनाया, है ना। अगर जो इनफाइनाइट डाइल्यूट करके आपने बनाया सॉल्यूशन, उस समय पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई बात समझ में। ये सारी ऐसी एनर्जीज है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये वो एनर्जी थी जिसमें से आप कुछ कुछ जानते थे, लेकिन कुछ कुछ आपको सही में जानना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं और यहीं से बनते हैं। तो आई होप, देखिए बीच में भी आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ एक वेपराइजेशन आया था, हम लोगों ने डायरेक्ट यूज कर लिया था उसको, हम समझते हैं उसका क्या मतलब है, कहाँ ये रोल प्ले किया होगा उसने, आया ना। तो ऐसे ही बाकी यूज होंगे। रेजोनेंस एनर्जी एक प्यारा यूज रोल प्ले करता है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक बढ़िया रोल प्ले करता है, कंबशन, फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कुल 5 एनर्जी बहुत कायदे से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेजरली इन सबको कवर कर लिया है। अब आप लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत आराम से बनेंगे आपसे, ठीक है भाई। कल का जो हम लोग होमवर्क रखने वाले हैं वो ये थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री रखने वाले हैं, तो कल बहुत मेजरली आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आपको कर लेना है कल कवर, ठीक है भाई। आज हमने इसको खत्म कर लिया, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. बस।